जय हिंद दोस्तों। हमारे घटनाचक्र करंट अफेयर्स के लास्ट वीडियो में हमने इंडाइसिस और फिस्कल एंड मॉनेटरी अफेयर्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है कि देयर आर थ्री मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. So we are going to discuss about agriculture, industry and services in this video. So without wasting much time, let's start with our first news. The first news for today is that NSE gets final SEBI approval to launch the social stock exchange. ठीक है, तो NSE को फाइनल अप्रूवल मिल गया है किसका? सेबी का। ठीक है, किस लिए? टू लॉन्च द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फाइन, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने का ग्रीन सिग्नल इनको दे दिया गया है, सेबी के द्वारा एक अप्रूवल मिल गया है। फरवरी 2023 की ये बात है। अब होता क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो भाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होता है जो कि सोशल एंटरप्राइजेस को हेल्प करता है कि वो पब्लिक से फंड्स रेज कर सके। अभी हम क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं कि कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आपने मैंने कोई इंडस्ट्री डाली और वो एक सर्टेन अमाउंट लेवल तक पहुंच जाती है तो हम आईपीओज रिलीज करते हैं, हम अपने शेयर्स रिलीज करते हैं। इसी तरीके से कुछ सोशल एंटरप्राइजेस भी होते हैं जो जनहित के लिए होते हैं, और वो जनहित एंटरप्राइज कोई भी हो, देखिए पैसे की ज़रूरत सबको होती है, अगर जनहित भी करना है तो भी पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे एंटरप्राइजेस जो हैं, जब वो उनको पब्लिक से फंड रेज करने का मौका मिले, इसके लिए एनएससी ने अप्रूवल एनएससी को मिल गया है। ठीक है, सेबी से। एंड ये सिमिलर होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के विच हेल्प कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। तो जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, बट यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही सोशल वर्ड आ गया है तो आपको याद रखना है ये सोशल एंटरप्राइजेस होते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो आइडिया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, वो पहली बार कब आया था? तो पहली बार यूनियन बजट 2019-20 में आया था। एंड द सेबी, सेबी ने ये जो अप्रूवल दिया है टू एनएसई फॉर सेटिंग अप द एक्सचेंज, ये कब दिया है? दिसंबर 2022 में दिया है। फाइनल अप्रूवल जो उनको मिल गया है वो मिल गया है फरवरी 2023 में। ठीक, सो दिस वाज द न्यूज़ अबाउट एनएसई, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी अप्रूवल जिनको दे दिया गया है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि भाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है या सोशल स्टॉक्स क्या हैं, सोशल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इसका आइडिया पहली बार कहाँ से आया था, और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि सेबी कब बनाया गया था। ठीक है, और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, एंड हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन पब्लिश किया गया फरवरी 26, 2023 को। इसको पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर ने मिलकर। ठीक है, और इसमें 16 स्टेट्स को एनालाइज किया गया। तो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से उठता है तो ये उठेगा दैट ऑल द स्टेट्स वर एनालाइज्ड? नो, ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज और ऑल द स्टेट्स, इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, तो नहीं भाई, ऑल स्टेट्स नहीं हुए थे, 16 स्टेट्स किए गए थे। फाइन, तो 16 स्टेट्स जो थे वो एनालाइज किए गए थे। नेक्स्ट, इसमें जो की फाइंडिंग्स है उसमें पता चला है कि कर्नाटका और गुजरात जो है दे मेड द मोस्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन की तरफ सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस दिखाई है वो कर्नाटका और गुजरात ने दिखाई है। साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब जो हैं दे आर बेस्ट पोजीशन्ड टू फर्दर दिस ट्रांजिशन, और इनको फॉलो जो कर रहे हैं वो हरियाणा और पंजाब है। फाइन, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो बिहार, यूपी और बंगाल, वेस्ट बंगाल, they must ramp up efforts to maximize their renewable energy generation potential and increase the clean electricity transition. तो भाई सीधी सीधी बेइज्जती वाली लाइन नहीं दी है, इन्होंने बोला है कि कर नहीं रहे हो, करो। कौन कौन से स्टेट्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया है? बिहार को, यूपी को और वेस्ट बंगाल को, कि भाई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने हैं, बिकॉज आपकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, आपकी डेंसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन आप इसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सो यू हैव टू रैम्प अप योर एफर्ट्स। ठीक है, और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी कमिटमेंट्स की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा। तो टारगेट्स अगर हम देखें तो भाई इंडिया के अभी करंट क्लाइमेट टारगेट्स क्या हैं? तो 26 जो कोप 26 जो हुआ था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNCCC का, जो कहाँ हुआ था? 26 ग्लासगो में हुआ था, नवंबर 2021 में हुआ था। वहाँ पे इंडिया ने एक स्टीवर्डशिप दिखाया था विद इट्स पंचामृत कमिटमेंट्स। ठीक है, तो पंचामृत कमिटमेंट्स की तरफ उन्होंने
एक स्टीवर्डशिप दिखाया था। क्या है ये पंचामृत कमिटमेंट्स? इन्होंने बोला है कि भाई हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंस्टॉल करेंगे। याद रखिएगा 500 गीगावाट, 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। फाइन, कीवर्ड्स हैं ये आपको याद रखने। कब तक करना है? 2030 तक करना है, 2030 तक करना है। दूसरा जो था वो था कि 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज बाय 2030। तो भाई ये 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे, जो कि कहाँ से जनरेट करेंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मेजर इंडिया में वो कोल बेस्ड प्रोडक्ट से होती है, डायरेक्ट कोल से होती है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 50% जो है, जो हमारी टोटल एनर्जी कंजम्पशन है उसका 50% जो है ये जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। कब तक? 2030 तक। तो मेजर जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो 2030 तक है, एक कमिटमेंट 2070 का है, बाकी सब 2030 तक ही है। ठीक है। थर्ड कमिटमेंट क्या है कि कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन्स रिड्यूस करेंगे, बाय 1 बिलियन, 1 बिलियन टन तक रिड्यूस किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। चौथा कमिटमेंट क्या है भाई? सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। चौथा कमिटमेंट ये है कि रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी है उसका जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। कितना? बाय 45%। कब तक? 2030 तक। ठीक है। एंड द लास्ट कमिटमेंट है वो ये है कि नेट जीरो अचीव करेंगे 2070 तक, नेट जीरो 2070 तक। तो ये सारे जो हैं ये कमिटमेंट्स हैं इंडिया के पंचामृत। याद करने हैं आपको पंचामृत कमिटमेंट्स, बिल्कुल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पंचामृत कमिटमेंट्स ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। और कब आया था पंचामृत कमिटमेंट, कौन से कोप में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो रिवाइज इट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहली चीज़ तो टारगेट सबके सिमिलर है 2030, सिर्फ एक नेट जीरो वाला जो है कि भाई उसमें सभी कुछ जीरो कर देना है, वो 2070 तक है। ऑब्वियसली बात है 2030 तक तो नहीं हो सकता, हमें भी पता है। और 2070 तक भी होगा कि नहीं उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन 2070 तक नेट जीरो अचीव करना है हमको। एमिशन इंटेंसिटी को हमें कम करना है, कार्बन एमिशन को। ऐसा नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी नहीं है 2070 तक, इंडिया की कैपेसिटी है। बट इंडिया की कैपेसिटी के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उसके कमिटमेंट्स भी जुड़े होने चाहिए, तभी कोई देश तरक्की कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसीलिए कभी कभी वेग लगने लगती है कि भाई हम जो हैं वी आर नॉट ट्राइंग टू बी इन लाइन विद द कमिटमेंट्स ऑफ द कंट्री। ओके, so this is the main issue. Now the next topic here is about किरीट पारिक पैनल फॉर गैस प्राइसिंग। तो भाई पहली चीज़ तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि गैस प्राइसिंग के लिए जो पैनल गठित किया गया था वो किसके अंतर्गत किया गया था? तो किरीट पारिक के। तो इन्होंने क्या किया? दे विल रिव्यू द नेचुरल गैस प्राइसेस इन इंडिया एंड हैज रिकमेंडेड अ प्राइस बैंड ऑफ 4 to 6.50 डॉलर पर यूनिट। तो भाई एक यूनिट जो है वो 4 से लेके 6.5 रुपए तक होगी फॉर गैस एंड फॉर ओल्ड लीगेसी फील्ड, फ्रॉम ओल्ड लीगेसी फील्ड्स which account for over 70% of the domestic output. ठीक है। And ushering in full market determined rates by January 2027। अब ये जो कमेटी है ये सेटअप की गई थी सितंबर 2022 में, 2022 में। और क्यों की गई थी? टू रिव्यू द गैस प्राइसिंग फार्मूला। फाइन, तो गैस प्राइसिंग फार्मूला के लिए कौन सी कमेटी रिकमेंड की गई थी? किरीट पारिक पैनल। सजेशंस क्या दिए इन्होंने? बोला कि इंडिया के पास कम्प्लीटली फ्री और मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग होनी चाहिए नेचुरल गैस के लिए, जो कि आप लीगेसी फील्ड से अप्रूव कर रहे हो या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। और जितनी भी कैप्स हैं उनको आप हटा दो। कब तक? जनवरी 2027 तक। जो भी कैपिंग आपने कर रखी है उस कैपिंग को आपको रिमूव करना है। ये इन्होंने पहला सजेशन दिया है। दूसरा सजेशन ये है कि तब तक, मतलब जनवरी 1 2027 तक कमेटी ने सजेस्ट किया है कि एक फ्लोर प्राइस रख देंगे तब तक के लिए। भी कैपिंग तो आप हटा दोगे उसके बाद। तो मीन वाइल तब तक के लिए एक फ्लोर प्राइस रख दिया जाएगा $4 पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है। इन प्लेस टू कवर द कॉस्ट ऑफ गैस प्रोडक्शन बाय ऑयल इंडिया कंपनी OIL एंड ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC। ठीक। तो तब तक के लिए एक बेस प्राइस रखने की बात की। तीसरा इन्होंने ये बोला है कि सीलिंग प्राइस भी होना चाहिए, एक सीलिंग प्राइस भी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। $6.5 पर metric million British thermal unit, which may be increased yearly about 0.5 till 2027, जिसको अगर ज़रूरत पड़े तो $0.5 तक बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये सीलिंग है। और फ्लोर प्राइस क्या है? 4। 4 से लेके 6.5
डॉलर तक के बीच में ये कमिटमेंट इन्होंने किया है, या फिर ये क्या बोल सकते हैं, सजेशन इन्होंने दिया है। फाइन। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज T+1 सेटलमेंट प्लान। अब ये T+1 सेटलमेंट प्लान क्या है? पहला एक क्वेश्चन अगर आ जाएगा और आपको नहीं पता है तो आप इसमें कोई तुक्के भी नहीं मार सकते हो, जिसको आप बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं। कैलकुलेशन किस चीज़ की करोगे? अब T+1 का कोई आइडिया ही नहीं है, तो व्हाट यू विल कैलकुलेट, राइट? टी से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं ऑप्शंस में उसको घुमाने के लिए। तो पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है कि इंडिया जो है वो सेकेंड कंट्री बन जाएगा, किसके बाद? चाइना के बाद, in the world to start the trade plus one, right? What is T+1? Trade plus one. तो T for trade है ये। Trade plus one settlement cycle in top listed securities from January 27, 2023. लॉन्च कब किया गया? 27 जनवरी 2023 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? NSE के द्वारा और BSE के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट किया इन्होंने विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो भाई ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसलिए इसको बनाया गया है। तो ये ट्रेड T+1 क्या है? ट्रेड प्लस वन। ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल का मतलब ये है कि जो ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट है वो आपको विद इन अ डे या फिर 24 आवर्स में कंप्लीट करने हैं ऑफ द कंप्लीट एक्सक्यूज मी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो 24 घंटे के अंदर या फिर विद इन अ डे ये कंप्लीट होने हैं। पहला सेटलमेंट इसमें ये हो जाएगा। दूसरा ये है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम T+2 जहाँ पे 2 दिनों में होता था। भाई दो T+2 2 मीन्स 2 days, T+1 मीन्स 1 day. And previously, in 2003, SEBI, that is the Security Exchange Board of India, reduced the settlement period from T+3 to T+2. तो 2003 से पहले जो चलता था वो T+3 चलता था, समझ रहे हैं आप? उसके बाद उन्होंने 2003 में उसको T+2 किया, और T+2 से अब हम बढ़ गए हैं T+1 पर। और T+1 करने वाली इंडिया दूसरी कंट्री बन गई। चाइना ऑलरेडी कर रहा है और इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है जो कि T+1 सेटलमेंट्स करेगी। दैट इज जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके हो रहे हैं वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए आपका 1 मंथ के अंदर। दैट इज T+1 ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या है? Social Progress Index, Economic Advisory Council to Prime Minister released the Social Progress Index for states and districts of India on December 20, 2022. तो 2022 दिसंबर 20 2022 को रिलीज किया गया। रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय किसने प्रिपेयर किया इसको? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, एंड इट वाज रिलीज बाय डॉक्टर बिबेक देबरॉय हु इज द चेयरमैन ऑफ EAC-PM, दैट इज द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या होती है? तो भाई सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो कि मेजर करेगा सोशल प्रोग्रेस किसकी? कंट्री की, एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल्स पे करेगा, क्वेश्चन घुमा सकते हैं। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन पॉइंट्स यहाँ से आते हैं तो घुमा सकते हैं। तो आपको तो बोलेंगे कि सिर्फ नेशनल लेवल पे इट मेजर्स द सोशल प्रोग्रेस ओनली एट द नेशनल लेवल, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वाई? बिकॉज सेंटर ने निकाला है। नहीं, तो नेशनल पे भी और सब नेशनल लेवल पे भी होगा। और ये असेस करेगा द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड ऑन 12 कंपोनेंट्स अक्रॉस द 3 क्रिटिकल डायमेंशन। 3 क्रिटिकल डायमेंशन क्या है ये पूछे जा सकते हैं। ये 12 कंपोनेंट्स नहीं पूछे जाएंगे लेकिन 3 क्रिटिकल डायमेंशंस कुड बी आस्क्ड, दैट इज द बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड द यूजेस एन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क जिसमें कि 89 इंडिकेटर्स होंगे एट द स्टेट लेवल एंड 49 होंगे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फाइन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि छोड़ ही दो, आप पढ़ लो, लेकिन ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा के फॉर्म में इससे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन SPI स्कोर्स। जो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाएगी अंडर द 6 टीयर्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस। कौन कौन से टीयर्स हैं? टीयर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। भाई अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट A जो है वो टीयर 1 में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सोशल प्रोग्रेस बहुत हाई हुई है, मतलब कि वहाँ पे बेसिक ह्यूमन नीड्स लोगों की पूरी हो रही हैं, वेलबींग अच्छा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए दी गई हैं। तो ये दिखाता है। दूसरा है टीयर 2, दैट इज द हाई सोशल प्रोग्रेस। टीयर 3 अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। टीयर 4 लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। टीयर 5 इज अबाउट द लो सोशल प्रोग्रेस एंड टीयर 6 इज अबाउट द वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरीज में, 6 टीयर्स में इसको डिवाइड किया गया है। वेरी हाई, हाई, अपर, लोअर, लो एंड वेरी लो। फाइन। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई कौन आया है पहला। तो पुदुचेरी जो है उसका हाईएस्ट SPI स्कोर रहा है 65.99 का पूरी कंट्री में।
लक्षद्वीप एंड गोवा जो है उसने उसको फॉलो किया है, तो भाई पहले नंबर पे पुदुचेरी हो गया, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप हो गया, तीसरे नंबर पे गोवा हो गया। होंगे भी, लोग ही कितने रहते हैं, है ना। हम बोलेंगे भाई हिम्मत है तो जो हम सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं उनको लाके दिखाइए, तो वो अगर फॉलो अप कर जाते हैं तो जोक्स अपार्ट, झारखंड और बिहार जो है दे स्कोर द लोएस्ट। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए कितना भी आप करेंगे ये स्टेट्स जो है जब तक डेवलप नहीं हो पाएगा तब तक सोशल प्रोग्रेस की बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट पुदुचेरी, वेरी लेस पॉपुलेशन लिव्स देयर। लक्षद्वीप में कौन ही रहता है जो सोशल प्रोग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छी बात है, वो तो खैर रैंकिंग तो किसी ना किसी को मिलनी ही है, बट काम जो ज़रूरी है वो यहाँ करने हैं हमें, क्योंकि यहाँ सोशल प्रोग्रेस की ज़रूरत है, वेरी मच रिक्वायर्ड। तो झारखंड और बिहार जो है दे स्कोर द लोएस्ट, ठीक है। एंड आइजॉल, अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो आइजॉल दैट इज़ इन मिजोरम, सोलन एंड शिमला दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो दो डिस्ट्रिक्ट्स आपके हिमाचल के और एक आपका मिजोरम का, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं। यूपी की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, तो यूपी 31st प्लेस पे था फॉर द डायमेंशन ऑफ बेसिक नीड्स। अब ये तो अलग अलग हो गए कि भाई बेसिक नीड्स के लिए कौन कौन आगे रहा, अपॉर्चुनिटी डायमेंशंस के लिए कौन कौन रहा, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। इफ यू वांट टू सी यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। जैसे अपॉर्चुनिटी डायमेंशन के तमिलनाडु ने हाईएस्ट कंपोनेंट अचीव किया, बेसिक ह्यूमन नीड्स के लिए गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये 4 स्टेट्स रहे थे, राइट। तो ये हम देख सकते हैं, बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, राइट। तो स्टेट एंड यूटीज जो टीयर 1 में है, पुदुचेरी, अब सारे टीयर्स तो आप याद नहीं रख सकते, ओवरऑल जो सबसे ऊपर आया है सारे ही यूटीज और स्टेट्स में मिला के पुदुचेरी आया है, और जो सबसे नीचे आया है वो झारखंड आया है, फाइन। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी, एमपी, ओडिशा, ये टीयर 5 में आया, जो कि क्या था, लो सोशल प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। So this is about the finding of the social progress. The next topic over here is about the Global Startup Ecosystem Report. ये जून 14, 2022 को शुरू हुआ, स्टार्टअप जीनोम के द्वारा पब्लिश किया गया। देन केरला हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट। अब इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में केरला जो है दैट इज द फर्स्ट रैंक परस्यूअर इन एशिया, समझे, इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। और ये जो पहली ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट थी ये पब्लिश की गई थी 2012 में, तो ये अभी का रीसेंट का कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, ये 2012 से पब्लिश हो रहा है। इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज, हम अब ये चूंकि ग्लोबल है तो भाई ग्लोबल में केरला का आना बड़ी बात है, और वो भी पूरे एशिया में आया है। तो अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो सिलिकॉन वैली, देन न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन, ये टॉप 3 पे रहे हैं। एंड जो इंडियन सिटीज इसमें आई हैं, सिटीज वो है बेंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई, राइट, बेंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई। तो 540 540 कंट्रीज जो थे उन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया 2021 में। 150 थे 2020 में, और 2021 में 540 हो गए, सो देयर इज अ अशर्ड राइज। देन 7 इंडियन स्टेट्स इकोसिस्टम हैव राइजन इन रैंकिंग, जैसे कि दिल्ली जो कि 26 रैंक है इसकी जीएसआर में, बेंगलोर 22nd है, Mumbai has moved out of emerging ecosystem ranking and into global overall rankings rank 36। वही आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया से अगर हम बात करें तो बैंगलोर, देन सेकंड इज दिल्ली एंड मुंबई, फाइन, 3। नेक्स्ट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2022-23। So on June 8th, 2022, Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, they have approved the increase in the minimum support prices। तो भाई minimum support prices का increase के लिए approval दे दिया था for all the mandated kharif crops for marketing season 2022-23। So सबके लिए तो हमको याद नहीं रखना है, आप कुछ चीज़ों के लिए देख सकते हैं, जैसे पैडी कॉमन के लिए देख सकते हैं। पैडी कॉमन के लिए जो एमएसपी अभी बढ़ाया गया है वो 2040 किया गया है, 100 रुपये बढ़ा दिया गया है। ज्वार के लिए जो किया गया है, ज्वार हमें याद नहीं रखना है। बाजरा, बाजरा इज अराउंड, बाजरा में भी 100 रुपये का इंक्रीज हुआ है, 2350 कर दिया गया है। मेज इज, अब ये हम क्यों देख रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस बार मोटे अनाज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वी आर सेलिब्रेटिंग, सो वी हैव टू सी अबाउट दिस।
देखिए मेज़ का 1962 तो 92 रुपीज़ इसमें बढ़ा दिए गए हैं। अरहर दाल पे 300 रुपीज़ बढ़ाए गए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो भाई सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ जो आपको देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा सेसम में, तिल में। 7307 से 7830 कर दिए, 523 रुपये बढ़ाए हैं। हालांकि ये उतना याद नहीं रखना है, बट एमएसपी बड़े हैं, एमएसपी ऑलमोस्ट बड़े हैं, घटे किसी के भी नहीं है, सबके बड़े हैं, मिनिमम 100 से ऊपर सारे ही बड़े हैं। तो पैडी में बढ़ गया है, wheat has wheat is not mentioned here, no wheat is not mentioned. कॉटन पे 354 रुपीज़ बढ़ा है। नाउ द मीडियम स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल, इतना नहीं हमको याद रखना, मेन चीज़ें हम याद रखेंगे, ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, ठीक है। So MSP for all rabi crops for my, so this was for this kharif crops, right? तो हाँ wheat तो rabi में होगा. I'm so sorry, I was searching and I missed it out. So या rabi crops के लिए अगर हम देखें तो यहाँ है wheat पे 2015 था, 2125 2125 हो गया है, that is a rise of 110. अगर क्वेश्चन को घुमाना है, ज़्यादा टफ बनाना है, तो ये बोल सकते हैं कि भाई देयर इज अ सेम इंक्रीज सीन इन द पैडी एंड द व्हीट क्रॉप। नहीं, 10 रुपए का अंतर है, ठीक है, तो व्हीट पे ज़्यादा है 10 रुपए एमएसपी जो बढ़ा। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ पॉसिबिलिटी, अगर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा टफ बनाना है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर के लिए, बिकॉज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अब रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये भी एक चेंज में कभी ना कभी काउंट हो सकता है। तो इस तरीके से कंपैरेटिव वे में भी आपको एक दिमाग के अंदर पिक्चर सेट रखनी है, बहुत उस पर जोर नहीं देना है कि रोज उसको रट रहे हैं, बट देयर शुड बी अ पिक्चर कि भाई किसका ज्यादा बड़ा, पैडी का बड़ा, व्हीट का बड़ा, कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा से उनको मतलब नहीं हो सकता है। द स्टेटमेंट कुड बी गिवन दैट देयर hike, there's a similar hike in the paddy and wheat crops, no not there's the same hike I would say, तो नहीं सेम नहीं है, there's a difference of around 10 rupees और not around specific 10 rupees, ठीक है। बाकी बार्ले ग्राम चने पे बढ़ा 105 रुपये, बार्ले पे 100 रुपये, then masoor, that is a lentil, 500 rupees, the rise of 500, then rapeseed and safflower, jute has increased 250, 4750, right? So कुछ कुछ आपको देखने हैं, 2-3 बार देखिएगा, you'll remember, या फिर अपने कहीं भी आप जहाँ अपना where you study, where the place you study, आप उसको थोड़ा सा कुछ sticky notes में लगा लीजिए। So ये datas होते हैं, these are the facts which have to be revised, right? उनको आप time to time को revise करना ही है। So when the exam comes, आपको panic ना हो अचानक से कि भाई ये data नहीं, ये when they are in your memory, right, somewhere, तो जब एग्जाम में आता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही होते हैं, बट इट हैज़ टू बी इन मेमोरी, यू हैव टू रिवाइज देम वन और द अदर टाइम। तो वो इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं इस तरीके के डेटाज को याद रखना, बिकॉज यहाँ पे आप कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते हो, आप कोई अपना कॉग्निटिव जो आपकी अप्रोच होती है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि दीज आर सिंपली डेटा, ये भूलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिस डजंट शोज योर इंटेलिजेंस, राइट। तो यहाँ पे आपको उसको क्या करना है, यू हैव टू कंपैरेटिवली आपको उसको रिवाइज जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उस पर आपको ध्यान देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये इस टॉपिक को हम इसी में कंक्लूड कर देते हैं वीडियो को, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो सेटअप कर देंगे, और यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। आई होप यू आर रिवाइजिंग वेल, आई होप यू आर गोइंग थ्रू इट। थोड़ा स्लो हो रहा है अभी, इसलिए भी हो रहा है बिकॉज देर आर सम गाइडलाइंस, नया चैनल है, हम बहुत ज़्यादा अपलोडिंग नहीं कर सकते हैं, तो उस गाइडलाइंस की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बट व्हेन वंस यू गिव सपोर्ट टू दिस चैनल, जैसे ग्रो होता है तो यहाँ पे जो है इंक्रीज, सो काइंडली सपोर्ट दिस एंड कीप ऑन स्टडिंग, टेक केयर।